माय चैनल DCP एकेडमी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज हम लोग पढ़ेंगे सुदामा प्रसाद पांडेय धूमिल जी की एक कविता है अकाल दर्शन। इसका हम अर्थ, इसकी व्याख्या देखेंगे। ये एक पंक्ति पद्य खंड उनकी कविता का आपकी स्क्रीन पे है। भूख कौन उपजाता है, यहाँ से लेकर और हंसने लगा, यहाँ तक का हम अर्थ देखेंगे। इसके संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य खंड हमारे जो है सुदामा प्रसाद पांडेय धूमिल जो द्वारा रचित संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के अकाल दर्शन शीर्षक कविता से लिया गया है। इसका प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में धूमिल ने उस व्यवस्था पर प्रहार किया है जिसने जनता को पशु की तरह या गूंगे व्यक्ति की तरह बनाकर रखा है। इस व्यवस्था पर कवि ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसका अर्थ हम इस प्रकार लिखेंगे। कवि उस व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कहते हैं जिसने जनता को पशु, गूंगा, बेहया बनाकर रखा है। प्रस्तुत काव्य का उद्देश्य सत्ता के हिजेमनी यानी प्रभुत्व के उन तत्वों की तलाश है जिसके कारण जनता शोषित, पीड़ित होने के बावजूद भी किन्हीं कारणों से व्यवस्था के खिलाफ पूरी तरह खड़ी नहीं हो पा रही है। यही प्रश्न है धूमिल की इस कविता का केंद्र बिंदु है। धूमिल जी जनता से यही नहीं, वो व्यवस्था से भी क्षुब्ध हैं जिसने जनता को असंग बनाकर रखा है। धूमिल जी की ये चिंता है कि कैसे जनता के इस अलगाव को तोड़ा जाए। अकाल दर्शन कविता की संरचना सत्ता का जो प्रभुत्व है और जनता के अलगाव के द्वंद्व से बनी हुई है, निर्मित है। हिजेमनी यानी जो प्रभुत्व है और एलिएशन, हिजेमनी और एलिएशन यानी अलगाव। एलिएशन मीन्स अलगाव। प्रभुत्व और अलगाव को तोड़ने का मुख्य हथियार व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। इसी से किसी भी सत्ता की असलियत को प्रकट किया जा सकता है। कविता का प्रारंभ ही प्रश्न से है, भूख कौन उपजाता है। इस प्रश्न के माध्यम से कवि व्यवस्था से जानना चाहता है कि आखिर इस अकाल की वजह क्या है। चालाक आदमी इस कविता में व्यवस्था का प्रतीक है और उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। सत्ता अपना प्रभुत्व समस्या की मूल वजह से ध्यान हटाकर कायम रखती है। कवि का मानना है कि अकाल का अपना एक दर्शन है। अकाल के लिए कौन जिम्मेदार है, भूख कौन उपजाता है, आदि प्रश्नों पर कवि यहाँ विचार करता है और इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि देश में जब अकाल की स्थिति में एक ओर सामान्य जनता, गरीब, मजदूर खाने को तरसते हैं, खाने बिना वो दम तोड़ देते हैं, तब भी यहाँ के पूंजीपति, शोषक, धनपशु, नेता, राजनेता दूसरी ओर अकाल का आनंद उठाते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, उससे यश और लाभ कमाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक अगला पद्य खंड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं पेड़ों को नंगा करते हुए। यहाँ से लेकर हम यहाँ से इसको देखेंगे। इसका संदर्भ पहले की तरह ही लिखेंगे और इसके प्रसंग में हम लिखेंगे कि कवि ने समाज के उस वर्ग पर कटाक्ष किया है जो समाज सेवा का ढोंग करते हुए
समाज को दीमक की तरह चाट रहे हैं। अब इसका अर्थ हम देखेंगे। कवि भूखमरी का ऐसा प्रतिबिंब उपस्थित कर रहा है कि जिसको देखकर हृदय विदीर्ण हो उठता है। कवि कहता है कि वर्तमान समय में भारत की जनता भूख से बिलबिलाती तड़प रही है। उसकी अतड़ियाँ आकुलता मिटाने के लिए पत्ते और छाल को भी चबा ले रही है, लेकिन इनकी भूख नहीं मिट रही है। अतः ये बिना खाए ही मर रहे हैं, अपने प्राणों का परित्याग कर रहे हैं, लेकिन नेताओं की रैलियों में भीड़ एकत्रित करने के लिए ईमानदारी से उनका साथ दे रहे हैं अथवा ले जाए जा रहे हैं। अकाल को भाग्य की देन मानकर सोहर के गीतों की तरह उसके गीत गा रहे हैं। भूखमरी से बेहाल इन सामान्य जनों में शोषण के प्रति आक्रोश नहीं है और न ही राजनेताओं के प्रति कोई विरोध ही है। जब कोई उन्हें सचेत करता है कि शासन का काम सबको रोजी रोटी देना है, तब तब वे सामान्य लोग उसे शासन के विरुद्ध बोलने से रोकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिस सत्ता ने उनके आधे से अधिक शरीर को खा लिया है, उसके विरोध में मुंह खोलना तो दूर, दूसरे को भी उसे अपराधी बताने से रोकते हैं। आगे वे कहते हैं, सामान्य जन की, अब ये अगली पंक्ति है, डियर स्टूडेंट्स, अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर से हम देखेंगे कि वे कहते हैं कि जब उन्हें कोई सचेत करता है सामान्य जनता को शासन का काम करने, और उनका काम है सबको शासन सत्ता का काम है सबको रोजी रोटी देना, तब तब यही शासन के विरुद्ध वो सामान्य जनता उनके विरुद्ध बोलने से रोकती है। तो वे जो है उन्हीं को अपराधी समझते हैं जो उनको समझाता है। सामान्य जन की भूखमरी और फटेहाली का मुख्य कारण शासन या वर्तमान सत्ता है, अन्य कोई नहीं, परंतु यही सामान्य वर्ग दिन रात शोषण और अभाव की चक्की में पिसते रहने के उपरांत भी सही अपराधी की ओर इशारा करने से रोक देता है, और वे इस प्रजातंत्र रूपी जंगल राज की सराहना करते हैं। वे कहते हैं ये शासन बहुत अच्छा है, इस समय का शासनकर्ता बहुत अच्छा है। उनकी मान्यता है कि भारतवर्ष पवित्र नदियों का देश है। नदियाँ यहाँ कई भूमि का सिंचन करती हैं, जिससे अन्न उत्पन्न होता है। इस बार वर्षा नहीं हुई है, इसलिए अन्न भी पैदा नहीं हो सका। मूल कारण भूखमरी का यही है। कवि कहता है कि यही उनकी मान्यता घातक बन जाती है, जो ये समझते हैं कि बारिश नहीं हुई, अकाल हो गया, भूखमरी हो गई और इसी वजह से अन्न नहीं हुआ। यही मान्यता उनके लिए घातक बन जाती है। वे अकाल और भूखमरी का वास्तविक कारण नहीं जानते हैं कि क्या है इस अकाल और भूखमरी का वास्तविक कारण। इसका यथार्थ कारण तो सत्ताधारी भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार है। अब अगली पंक्ति है ये, उन्हें पानी ने मारा है। इसका हम देखेंगे। कवि कहते हैं कि कवि कहता है कि इस बार वर्षा नहीं हुई है, अन्न नहीं पैदा हुआ है और इसीलिए यह भूखमरी आ गई है, लेकिन जनता नहीं जानती कि यह अकाल और भूखमरी का वास्तविक कारण जनता नहीं जानती, यथार्थ कारण वो नहीं जानती। यथार्थ कारण तो सत्ताधारी लोग हैं और भाई भतीजावाद है और भ्रष्टाचार है। वे ये सब असलियत नहीं जानते हैं। आज हम उस सत्ताधारी नेता मंत्री की नीयत हम नहीं पहचानते, जो संपूर्ण जन समुदाय से
मूल तत्व वसूल करता है। जिससे वह वसूलता है वे गाय की तरह सीधे साधे हैं। उनके पास बल नहीं है तो केवल हाय अर्थात इस दुनिया में सर्वप्रथम सीधे एवं सज्जन शोषण रूपी चक्की में पिसते हैं। लेकिन क्रांति उनके हृदय से नहीं निकलती, क्योंकि उन्हें हम शिक्षित नहीं करते। उन्हें हम धर्म और भाग्य से समझा देते हैं। उनमें यदि क्रांति हो जाए तो फिर सब कुछ उन्हें मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और उनके मन से सिर्फ हाय निकलती है। डियर स्टूडेंट्स, ये अगली पंक्ति है। यह सब कैसे होता है मैं उन्हें समझाता हूँ। इसका अर्थ हम देखेंगे। कवि इसमें जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। कवि चाहते हैं कि जनता क्रांति करे और समाज के जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाए। कवि कहते हैं, धूमिल जी कहते हैं, राजनेताओं को संकेत करते हुए वह कह रहे हैं कि आज के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्हें गरीब जन समुदाय, किसान, मजदूर का ध्यान नहीं है। देश में एक तरफ लोग भूख से, अन्न के बिना प्राण त्याग रहे हैं और दूसरी ओर सत्ता के दलालों के पास अन्न के अक्षय भंडार भरे हैं। एक ओर लोक जीवन भूख से बेहाल और दूसरी ओर लोग अपच से परेशान हैं। यह कैसा जनतंत्र प्रजातंत्र है जिसमें इन भ्रष्टाचारियों, सत्ताधारियों के पास जीवन जीने का ऐसा विचित्र नुस्खा है जिससे ये हर समय मोटे तगड़े लाल लाल सेब जैसे बने रहते हैं। उनके शरीर पर चिकनाई और चर्बी है, जबकि सामान्य वर्ग के लोगों की हड्डियां दिखाई देती हैं। कवि का आगे का कथन है कि जिस उम्र में उनकी माँ भूख और अभाव के कारण शरीर का सौंदर्य खो चुकी है और उसका चेहरा झुर्रियों से सौंदर्यहीन हो गया है, उसकी उम्र में उसके पूंजीपति पड़ोसी की पत्नी चमक दमक और शरीर की तड़क भड़क लिए हुए जो उसकी प्रेमिका जैसी कम उम्र की लगती है। कवि कहते हैं आगे कि असुविधा और साधनों की कमी से, डियर स्टूडेंट्स, ये अगली पंक्ति है कि चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा। ठीक, असुविधा और साधनों की कमी ने उसकी वास्तविक उम्र को इतना बढ़ा दिया है और उसे दूसरे की उम्र को सुविधा और साधनों ने कम कर दिया है। अर्थात वह जितनी उम्र की है उससे कहीं कम उम्र की लगती है। यह कैसी विडंबना है, यह कैसा प्रजातंत्र है जिसमें एक ही आयु के दो व्यक्ति अभाव और सुविधा के कारण अलग अलग उम्र वाले लगते हैं। इसके पीछे असमानता और सिर्फ स्वार्थ परक भावना है, जिसके कारण गरीब जन दिन प्रतिदिन और गरीब होता जा रहा है तथा धनी और धन संपन्न होता जा रहा है। परंतु विडंबना यह है कि हमारे समाज का शोषित वर्ग चुपचाप इस असमानता, शोषण और भ्रष्टाचार को सहन करता रहता है। उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, वह टुकुर टुकुर ताकता रहता है। उसकी आँखों के सामने उसके मनोभावों को भी नहीं परखा जा सकता। संकोच अथवा पश्चाताप के कारण वह कौन है अथवा बेबसी से लाचार है कहा नहीं जा सकता। कवि सोचता है कि इस देश में कोई क्रांति नहीं हो सकती और कुछ भी नहीं हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये अगली पंक्ति है कि तटस्थ हैं और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में, इसका हम अर्थ देखेंगे। कवि सोचता है कि इस देश में कोई क्रांति नहीं हो सकती और कुछ भी नहीं हो सकता है। गरीब जन हमेशा ऐसे ही शोषण की चक्की में पिसता रहेगा। यहाँ के लोग यथास्थिति को सहने के आदी हैं।
उन्हें अपनी स्थिति सुधारने के लिए भी नहीं प्रेरित किया जा सकता। इस देश के निर्धन और दलित वर्ग में भी अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कभी एकता नहीं हो सकती, क्योंकि दलित और निर्धन व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधारना ही नहीं चाहता। वो जैसा है वैसे ही रहना चाहता है। यहाँ तो एकता युद्ध के दिनों दिखाई देती है और दया भी युद्ध के समय ही दिखाई देती है। अकाल काल की छाया में दिखाई पड़ती है। यहाँ के आदमियों को लेकर कोई सामाजिक क्रांति नहीं की जा सकती, क्योंकि ये लोग समाज की प्रत्येक परिस्थिति से उदासीन और भयभीत रहते हैं। ये शोषण के अभ्यस्त हैं, अर्थात ये लोग शोषण के आदी हो चुके हैं। ये इसी तरह से रहना पसंद करते हैं। जिस हाल में है उसी हाल में अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। इनमें क्रांति नहीं लाई जा सकती है। इनके लिए क्रांति वही डर है जो छोटे बच्चों के लिए, जैसे छोटे बच्चों को कहा जाता है कि ये जूजी है, ये जूजू है, ये लूलू है, उसका डर होता है। वैसे ही कवि कह रहे हैं कि इनको भी इसी तरह डराया जाता है और इसीलिए ये अपने हाल के स्वयं जिम्मेदार हैं। इस पद्य खंड में करुण रस है। अनुप्रास एवं रूपक अलंकार और उपमा अलंकार इसमें है। ये इसके पहले के जितने भी 3 पद्य खंड थे उसमें। डियर स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी प्रतिक्रिया हो आपकी वो कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका जीवन मंगलमय हो।